आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी भी बिंदु का मतलब बच्चों यहाँ इस पॉइंट में यह नहीं कहेगा कि यह आपका अक्षीय स्थिति में है कि निरक्षीय स्थिति में, कह देगा किसी भी बिंदु पर यानी इस द्विध्रुव के कारण किसी भी पॉइंट पे आप क्या ज्ञात कीजिए बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से इस क्लास में समझेंगे। इससे पहले अगर कोई बच्चा इस चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेगा ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे और आप उस क्लास को अच्छे से क्लियर कर पाए। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, कह रहा क्या वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके कारण एट एनी पॉइंट हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, ये हमारा क्या है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना। फिगर को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि आपके बुक में इस फिगर को एक ही फिगर में समझा दिया है जिससे बच्चों का यह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। उस फिगर को हमने बारी-बारी से एक स्टेप में तोड़ के पूरा फिगर डिराइव किया है, तो आप बहुत ध्यान से आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P कहां से, P जो है इसका डायरेक्शन क्या है बच्चों माइनस क्यू से प्लस क्यू की। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है वह ऋण आवेश से कहां होती है बच्चों धन आवेश की ओर, और इसकी भी दिशा कहां है बच्चों ऋण आवेश से धन आवेश की। अब हमने क्या किया, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इसका सेंटर क्या बच्चों O है, इसके सेंटर O से r दूरी पर एक बिंदु P है और यह P ना ही तो इसके अक्ष में है ना ही तो निरक्ष में है, और इसी पॉइंट पे हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले हमने इसके पहले देख लिया क्या वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके लिए सूत्र हमने क्या पढ़ा बच्चों E बराबर 1/4πε0 और क्या देख लिया बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 यह किसके लिए है बच्चों अक्षीय स्थिति के लिए, यह किसके लिए है निरक्षीय स्थिति के लिए। अब हम सोचें अगर यह जो पॉइंट है हमारा इस द्विध्रुव के एक बार अक्ष में आ जाए और एक बार कहां जाए बच्चों निरक्ष में आ जाए, तो हम इन दोनों सूत्र का यूज करके इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, अब यह पॉइंट तो नहीं आएगा लेकिन हम इस द्विध्रुव को कुछ रोटेट कर सकते हैं। कैसे आइए देखते हैं। अगर हम इस द्विध्रुव को बच्चों थोड़ा सा देखेंगे, यह द्विध्रुव किस प्रकार से है, इस तरह से अगर हम रोटेट कर दें, इस तरह से क्या करते बच्चों रोटेट कर दें, यानी इसके प्रारंभिक स्थिति से थीटा को कितने एंगल पे बच्चों थीटा एंगल पे अगर रोटेट कर दें तो आप देखेंगे माइनस क्यू आवेश यहाँ जाएगा प्लस क्यू आवेश यहाँ जाएगा और इसका अक्ष यही होगा और इसी अक्ष में पॉइंट P हमारा आ जाएगा और इस स्थिति में P जो होगा या इस द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में होगा और इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अक्षीय स्थिति के सूत्र वाले से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फिगर को बनाया कैसे यहाँ देखेंगे बच्चों, पहले हमारा द्विध्रुव कुछ इस प्रकार से था माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश और हमने क्या किया इस द्विध्रुव को थीटा एंगल रोटेट कर दिया। थीटा एंगल क्या कर दिया बच्चों रोटेट कर दिया जिससे यह पॉइंट कहां जाए इस द्विध्रुव के अक्ष में आ जाए। तो हमने जब इस द्विध्रुव को रोटेट किया ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो माइनस क्यू तो यहाँ आ गया और प्लस क्यू यहाँ आ गया और कितना एंगल रोटेट किया थीटा एंगल। तो इस कंडीशन में अभी आप पॉइंट क्या हो गया बच्चों इस द्विध्रुव के अक्ष में आ गया और इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है बच्चों 1/4πε0 लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान देंगे 1/4πε0 होता है कब, जब यह पॉइंट वास्तव में होता है इसके अक्ष में। हमने क्या किया इसको रोटेट किया कितना थीटा एंगल, तो इस वजह से जो द्विध्रुव इसका था द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा माइनस क्यू से प्लस की ओर, तो अक्ष है तो इसके अक्ष में है तो P क्या हो गया बच्चों P cos थीटा, क्योंकि जो इसके अक्ष में होंगे वह थीटा यानी क्षैतिज में यानी उसके डायरेक्शन में होंगे और जब उसके डायरेक्शन में होंगे तो हम जानते हैं cos थीटा जोड़ते हैं और जब लंबवत होते हैं तो बच्चों क्या जोड़ते हैं sin थीटा। तो इस वजह से हमने क्या किया इस P को क्या लिखा बच्चों P cos थीटा। तो यहाँ इस पॉइंट पे P पे अक्षीय स्थिति में जब द्विध्रुव को घुमाया तो कितना सूत्र हो गया बच्चों 1/4πε0 2p/r³ होता है, यहाँ भी 2p/r³ हुआ है लेकिन बच्चों यहाँ P ना होके क्या हो गया P cos थीटा, क्योंकि जब यह इसके अक्ष में आ गया कितना एंगल घुमाया थीटा, तो यह P ना होके क्या होगा बच्चों P cos थीटा। क्यों होगा, क्योंकि बच्चों जब इसके अक्ष में होगा तो cos थीटा जोड़ेंगे और जब निरक्ष में होगा तो sin थीटा जोड़ेंगे। यह वेक्टर का रूल है, उस पे ज्यादा डीपली नहीं जानेंगे, बस इतना समझेंगे। अक्ष में आया तो P क्या हो गया बच्चों P cos थीटा, इस वजह से यहाँ सूत्र हो गया 2p cos थीटा/r³। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे।
अब हमने क्या किया बच्चों, इस द्विध्रुव को अभी तो अक्ष में ला लिया। अब सोचे यह पॉइंट कहां जाए, निरक्ष में आ जाए। यह पॉइंट कहां जाए बच्चों, निरक्ष में आ जाए। तो इसके लिए क्या किया, ध्यान से समझेंगे। इस द्विध्रुव को कुछ इस तरह से रोटेट किया, कुछ इस तरह से, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। यह द्विध्रुव था, इस द्विध्रुव को हमने कुछ इस तरह से क्या किया बच्चों, रोटेट किया। इस तरह से क्या किया बच्चों, रोटेट किया। अब द्विध्रुव का अक्ष तो यह होगा, लेकिन यह लाइन देखिए बच्चों यहाँ पर है और यह डायरेक्ट इसके क्या बच्चों, लंबवत है। कैसे है बच्चों, लंबवत। यानी जब लंबवत होगा तो इस कंडीशन में हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है वह कितना है बच्चों, 1/4πε0 P/r3। क्या होगा बच्चों, P/r3। तो आइए यहाँ देखते हैं इसको घुमाया कैसे है। तो हमारा द्विध्रुव था -q + q आवेश, तो यहाँ पे था, हमने इस द्विध्रुव को क्या किया, इस द्विध्रुव को कुछ इस तरह से रोटेट कर दिया। और जैसे रोटेट किया तो यह पॉइंट आ गया बच्चों, यह बिंदु P इस द्विध्रुव के अक्ष के, यानी इस द्विध्रुव का अक्ष यह था और यह पॉइंट आ गया बच्चों यहाँ पर। इस वजह से यह हो गया इस द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत, यह पॉइंट हो गया इस द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में। तो इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है बच्चों, 1/4πε0 P/r3। लेकिन अब इस द्विध्रुव के कहां बच्चों, लंबवत स्थिति में है। तो लंबवत स्थिति में है तो यहाँ जो द्विध्रुव आगुण P था तो उसके साथ क्या लग गया, P sin थीटा। तो यहाँ हमारा निरक्षीय स्थिति में जो पॉइंट P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हुआ कितना होगा बच्चों, 1/4πε0 P/r3 होता है। लेकिन यहाँ क्या है बच्चों, P sin थीटा। तो हो गया P sin θ/r3। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। और यहाँ इसका डायरेक्शन बच्चों आप जानते हैं, जो अक्ष में होता है तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होता है -q से कहां होता है बच्चों, +q की ओर। और जब निरक्ष में होता है तो +q से कहां होता है, -q की ओर। तो डायरेक्शन देखिए, निरक्षीय स्थिति का जो सूत्र है अक्षीय निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, उसकी दिशा कहां है बच्चों, +q आवेश से -q आवेश की ओर। यानी अब यह दो पॉइंट होंगे, इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने होंगे, दो होंगे, एक अक्षीय का और एक क्या बच्चों, निरक्षीय का। यानी पॉइंट P पर अक्षीय और निरक्षीय को अगर हम जोड़ लें तो यही हमारा हो जाएगा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जोड़ेंगे कैसे बच्चों, बहुत ध्यान से फिर समझेंगे। फिगर A B C अगर समझे होंगे तो आइए D पर, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन कहां बच्चों, इधर है, और निरक्षीय स्थिति में कहां बच्चों, इधर है। यानी अक्षीय स्थिति वाला जो है बच्चों, ध्यान से देख सकते हैं, अक्षीय स्थिति वाला यहाँ है और निरक्षीय स्थिति वाला यहाँ, अक्षीय वाला यहाँ, निरक्षीय वाला यहाँ। तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा होगा बच्चों, नहीं दिख रहा होगा। आइए अब देखिए, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे घुमाएं, कितना एंगल बन रहा है बच्चों, 90 अंश। कितना बन रहा है, 90 अंश। यानी अक्षीय और निरक्षीय एक दूसरे के क्या है, लंबवत। इस फिगर को हमने थोड़ा सा रोटेट किया तो हमें समझ में आ गया। इस तरह से यहाँ देखेंगे, यह अक्ष है या निरक्ष है और इनके बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। और जब दो वेक्टर के बीच 90 एंगल होता है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उनके बीच में होता है। कहाँ होता है बच्चों, इनके बीच में, और डायरेक्शन भी कहाँ होता है, बीच में। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो E नेट बराबर होगा कितना बच्चों, √E1² + E2² + 2E1 * cos थीटा। अब थीटा यहाँ 90 अंश है तो cos 90 अंश का मान कितना होता है बच्चों, 0। cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ जब 0 रखेंगे तो यह पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, E नेट बराबर √E1² + E2²। यानी यही हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा इस बिंदु P पर। आई होप इतना पॉइंट आप लोग समझे होंगे। यानी हमने क्या किया, इस पॉइंट को हमने इस द्विध्रुव के एक बार अक्ष में लाया, एक बार कहां लाया, निरक्ष में लाया। तो और दोनों कंडीशन में हमने सूत्र प्राप्त कर लिया और इनका परिणामी देखा तो कितना आया बच्चों, √E1 + E1² + E2²। और यही होगा इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ज्ञात कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इस पॉइंट को। हम कहेंगे क्या बच्चों, बिंदु P पर, बहुत ध्यान से समझेंगे, बिंदु P पर वैद्युत, ऐसे लिखिएगा, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितना होगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। E नेट बराबर हमने कितना निकाल लिया बच्चों, √E1² + √E2²। तो यह कितना होगा बच्चों, E बराबर E नेट = हमने क्या माना है, ध्यान दीजिएगा, E अक्षीय को मान लिया E1 और E निरक्षीय को क्या मान लिया बच्चों, E2। तो यहाँ हो जाएंगे √E1 कौन है बच्चों, E अक्षीय, और अक्षीय स्थिति के लिए सूत्र हमने कितना पाया, 1/4πε0 2p cos θ/r3। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 2p cos θ/ कितना होगा बच्चों, r3। कितना हो जाएगा, r3 स्क्वायर है तो इस पूरे पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस क्या है बच्चों, प्लस E2 का मान कितना, E2 क्या है बच्चों, निरक्षीय स्थिति, और निरक्षीय के लिए सूत्र हमने पा लिया कितना, 1/4πε0 p sin θ
ध्यान से समझेंगे बच्चों, पी साइन थीटा अपान क्या बच्चों आर क्यूब, तो इस पे भी क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पॉइंट को समझेंगे तो ई नेट बराबर हो जाएंगे, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे बच्चों, ई नेट बराबर अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब देखेंगे बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ p बटे आर क्यूब और यहाँ भी p बटे आर क्यूब, p बटे आर क्यूब क्या हो गया बच्चों कॉमन हो गए, p बटे आर क्यूब क्या होगा कॉमन, दोनों पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा बच्चों sin थीटा, चूंकि हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपन आर क्यूब कॉमन हो गए हैं sin थीटा, और इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए वैल्यू बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब, और यहाँ बचेगा बच्चों कितना अंडर रूट 2 cos थीटा, अब 2 पे स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4 होगा, और cos पे स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना होगा बच्चों sin स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा एक लाइन और समझेंगे अगर, तो ई नेट बराबर हो जाएगा बच्चों कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब, और यहाँ कितना होगा बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों 3 कितना 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, और प्लस क्या बच्चों sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों 1, तो हो जाएगा ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपान आर क्यूब अंडर रूट कितना बचेगा बच्चों, इसका मान कितना हो जाएगा 1, और यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चों 3 cos स्क्वायर थीटा, और यही हो जाएगा इस पॉइंट P पर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। यानी इस पॉइंट P पे जो है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कितना होगा बच्चों, E नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। और यह सूत्र बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, क्योंकि इस सूत्र से हम अक्षीय और निरक्षीय दोनों सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे ज्ञात करेंगे अक्षीय और निरक्षीय का सूत्र, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे यह पॉइंट आप आई होप आप लोग समझे होंगे, एक बार फिर से क्लियर कर लीजिएगा। यह पॉइंट ना ही तो अक्ष में था ना ही तो निरक्ष में था, इस द्विध्रुव को हमने रोटेट करके एक बार अक्षीय स्थिति में लाया, तो अक्षीय स्थिति के लिए सूत्र हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपान r क्यूब। एक बार रोटेट करके हमने निरक्षीय स्थिति में लाया इस पॉइंट P को, तो सूत्र हुआ कि ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपान r क्यूब। जब इन दोनों को देखा बहुत बारीकी से तो दोनों लंबवत थे, जिसका हमने ग्राफ यहाँ पे बनाया और इनका परिणामी देखा यहाँ पे आएगा, तो परिणामी जब निकाला तो कितना आया बच्चों, ई नेट बराबर e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर। पूरा वैल्यू हमने पुट अप करके हल किया तो ई नेट का सूत्र आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और यही होगा इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस सूत्र से बच्चों हम अक्षीय और निरक्षीय दोनों प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, बहुत ध्यान से कुछ पॉइंट और नोटिस करेंगे। अगर हमें इसी सूत्र से, अगर आपको अक्षीय निरक्षीय नहीं याद है और यह सूत्र याद है, तो आप इस सूत्र से अक्षीय और निरक्षीय दोनों को डिराइव कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। थोड़ा सा कुछ पॉइंट नोटिस करेंगे कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हम कह दे बच्चों अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है इस पॉइंट से, यानी इस सूत्र से, यानी पहला पॉइंट नोटिस करेंगे अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति ऐसे समझेंगे बच्चों, अक्षीय स्थिति के लिए, किसके लिए बच्चों, अक्षीय स्थिति के लिए। अगर हमारे पॉइंट कहाँ हो बच्चों, अक्षीय स्थिति में, ध्यान से समझेंगे कहाँ हो बच्चों, अक्षीय स्थिति में, यानी यह पॉइंट कहाँ हो, इस द्विध्रुव के अक्ष में हो। जब बच्चों द्विध्रुव के अक्ष में होगा तो बहुत ध्यान से समझेंगे, हमारा इस पॉइंट को नोटिस कीजिएगा, यह द्विध्रुव है और यह पॉइंट इसी के अक्ष में है, तो इसी लाइन में होगा, तो यहाँ जो कोण बन रहा है बच्चों तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यह पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इसके अक्ष में। तो यानी अक्षीय स्थिति के लिए हमारा जो थीटा होगा बच्चों का कितना होगा, जीरो। और जब थीटा जीरो होगा तो यहाँ देखेंगे cos 0 अंश का मान कितना होगा बच्चों, a। cos 0 अंश का मान कितना होता है, a। जब यहाँ आप सूत्र में रखेंगे तो ई नेट बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपान r क्यूब और अंडर रूट 1 प्लस यहाँ cos स्क्वायर थीटा है, तो cos यहाँ थीटा कितना होगा बच्चों, अक्षीय स्थिति के लिए जीरो, तो cos 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 पे स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3 करने कितना हो जाएगा बच्चों 3, और हो जाएगा ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपान r क्यूब, और 3 कितना होगा बच्चों 4, और 4 में से 2 बाहर हो जाएंगे, यानी 3 कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2p/r³ और यह किसके स्थिति के लिए है बच्चों? अक्षीय स्थिति के लिए। किसके लिए है बाबू? अक्षीय स्थिति के लिए है। और अक्षीय स्थिति के लिए सूत्र हमने यही डिराइव किया था। अगर आपको अक्षीय स्थिति नहीं पता है तो आप इस सूत्र से अक्षीय स्थिति के लिए सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चों अगर निरक्षीय स्थिति में प्राप्त करना हो तो बहुत ध्यान से समझेंगे निरक्षीय स्थिति में कैसे प्राप्त करेंगे। इन सभी फिगर्स को आप बनाएंगे अपने नोट्स में ताकि आप अच्छे से इस पॉइंट्स को क्लियर कर पाएं। आइए देखते हैं थोड़ा सा निरक्षीय स्थिति में कैसे प्राप्त करेंगे। तो अगर यही पॉइंट निरक्षीय स्थिति में हो, हाँ बच्चों, निरक्षीय स्थिति के लिए बहुत ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए निरक्षीय स्थिति के लिए यहाँ पे हमारा जो निरक्षीय स्थिति है तो यह हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। तो निरक्षीय इसके लंबवत में होते हैं, तो लंबवत यानी थीटा कितना होगा बच्चों? 90 अंश। यानी यहाँ हमारा थीटा कितना होगा बच्चों? 90 अंश। और cos 90 अंश का मान कितना होता है बच्चों? 0 होता है। और जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा E net इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों? 1/4πε0 इंटू p/r³ और यहाँ कितना होगा बच्चों? 1 प्लस यहाँ cos 90 अंश का मान 0 होगा तो यहाँ 0 वैल्यू रखेंगे तो 0 का 3 में गुणा करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी अंडर रूट केवल कितना होगा बच्चों? 1 प्लस 0 यानी 1 ही होगा। और जब 1 ही होगा इसका वैल्यू तो 1 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यानी 1/4πε0 p/r³। और यही हमारा क्या था बच्चों? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप दोनों पॉइंट समझे होंगे। अगर आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति नहीं याद है तो आप इस सूत्र से वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को आप बहुत ही अच्छे से डिराइव कर सकते हैं। आई होप सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे और आई होप इस सही पॉइंट्स को आप समझे होंगे। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा कंप्लीट देखा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें आपको अच्छा कंटेंट देते रहे और हमारा चैनल ग्रो होता रहे। धन्यवाद।